Welcome students to English International School. Now we are going to discuss chemical change. In the previous section we had discussed about physical changes. Now we are going to discuss about chemical change. Let's study few other changes. So student, we are going to start with activity 3. Take 2-3 shiny iron nails. Please place them in a plate outdoors. Observe them for few days. What do you notice? बेटा जब भी पहले तो आप ये बताइए कि आयरन नेल्स का मतलब क्या होता है। आयरन नेल्स का मतलब होता है आपके घर में जो दीवारों पर, जो वॉल्स पर आप पोर्ट्रेट लगाते हैं, कील पर टांगते हैं ना, हैंग करते हैं, तो वही आपकी आयरन नेल्स कहलाती हैं। तो आप जब भी आयरन नेल्स को कहीं पर बाहर प्लेट में रखेंगे कुछ दिनों के लिए, तो उनके ऊपर डस्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रस्टिंग हो जाएगी, यानी कि जंग लग जाएगी। इफ़ द वेदर इज़ ह्यूमिड, अगर आपका मौसम में क्या होगा, ह्यूमिड होगी, तो क्या होगा? द शाइनी आयरन नेल्स विल गेट रस्टेड। द चेंज ब्रॉड इन द आयरन नेल्स इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इन नेचर। अब जैसे ही आपने देखा है कि किसी चीज़ पर अगर रस्टिंग हो जाती है या वो रस्टेड हो जाता है, तो जंग लग जाती है, तो जंग को हम वापस से हटा पाते हैं क्या? नहीं हटा पाते हैं। तो वो कुछ ऐसा चेंजेस हो जाता है आयरन नेल्स में कि वो इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट हो जाता है। एक्टिविटी 4, टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, रब इट विथ अ सैंड पेपर टू एक्सपोज ब्राइटली शाइनिंग मेटल। आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कितना हो, 10 सेंटीमीटर लंबा हो, और उसको आपको एक सैंड पेपर पर क्या करना है? एक्सपोज करना है ब्राइटली शाइनिंग मेटल। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन इन द फायर टोंग्स एंड हीट इट्स अदर एंड इट बंसन फ्लेम टिल इट कैचेस फायर। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ ग्लास प्लेट। क्या होगा जब भी आप मैग्नीशियम रिबन पर क्या करेंगे? सैंड पेपर को रब करेंगे, तो मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाएगा? जलने लग जाएगा। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ ग्लास प्लेट, और उसको आपको किस पे होल्ड करना है? ग्लास प्लेट पर करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद अ dazzling white flame and forms a white residue which falls in a glass plate। आप जब भी मैग्नीशियम प्लेट को आप जलाओगे इस तरीके से, तो वो ग्लास प्लेट के अंदर पिघल कर गिरने लग जाएगी। एक्चुअली द मैग्नीशियम रिबन इंटर्स अ केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल चेंजेस आपको अब थोड़ा सीखना पड़ेगा। नाउ टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट द powdery white ash magnesium oxide form on it. Add little water to the test tube and shake well. On mixing magnesium oxide with water, a new substance called magnesium hydroxide is formed, can be represented as। जैसे ही आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर वाटर यानी कि H2O को मिलाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा है कि हाउ केमिकल चेंजेस हैपन्ड। ठीक है, हाउ केमिकल चेंजेस विल हैपन। आप शक्कर को पानी के अंदर मिलाते हैं, तो क्या होता है? जब नमक को पानी के अंदर मिलाते हैं तो पानी क्या हो जाता है? सॉल्टी हो जाता है ना। तो पानी के अंदर नमक को घोलना भी कौन सा चेंजेस है? केमिकल चेंजेस हैं। क्यों? क्योंकि जब आप NaCl के साथ, यानी नमक के साथ H2O को मिलाएंगे, तो आपको NaOH प्लस HCl मिलेगा। वो बाकी आगे की बात है। हम एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा ड्रॉप करके हम बात करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। चलिए ये एक्टिविटी पढ़ ही लेते हैं। प्लेस अ क्लीन पेपर ऑफ जिंक ग्रेन्यूल इन अ टेस्ट ट्यूब। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल्स हैं और हम इस प्रैक्टिकल को जब करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट?
हम बात करते हैं एक्टिविटी 6 की, क्योंकि इसको थोड़ा डिस्क्राइब ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, हाफ फिल अ ब्रेकर विथ वाटर बीकर, एड टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू इट, स्टीर इट वेल। आपको क्या करना है, एक बीकर को, बीकर किस तरीके से होती है, बीकर इस तरह से होती है। ठीक है, एक बीकर के अंदर आपको एक टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है, उसको स्टीर इट वेल, उसको अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है। कॉपर सल्फेट डिजॉल्व कंप्लीटली। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, पानी के अंदर पूरा घुल जाता है। डू यू गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन, क्या आपको एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है। पुअर सम ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट असाइड इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेक अ क्लीन आयरन नेल। अब क्या करना है, जो आपने सोल्यूशन बनाया है उसको क्या करें, आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लें और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर रख दें। अब आपको क्या करना है, एक टेक अ क्लीन आयरन नेल, फिर आपको एक आयरन नेल लेनी है। ऑब्जर्व इट्स कलर, प्लेस इट जेंटली इन द बीकर containing copper sulfate solution as shown in the figure like that। ठीक है, आपको इस सोल्यूशन में इस तरीके से कील डाल देनी है। लीव दिस सेटअप फॉर अबाउट हाफ एन आवर, और इस तरह से कील को, जो आपकी आयरन नेल है उसको आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखिए आप क्या देखते हैं, हैज़ द ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेडेड अवे, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था ना वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। कंपेयर इट विद द सैंपल यू सेव्ड इन द टेस्ट ट्यूब, रिमूव द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हैज़ इट ऑल्सो चेंज। अब क्या करना है, जो सैंपल आपने बचा के रखा था दूसरी टेस्ट ट्यूब में, उसको आयरन नेल वाली जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, जो आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मिलाई थी, उससे मैच करना है। अब आपको ये देखना है कि क्या वो चेंज हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ फॉर द चेंजिंग Let us understand the reason for the change in color of copper sulfate solution. When the iron nail is placed in the copper sulfate solution, a new substance called ferrous sulfate is formed and copper gets deposited on the iron nail. This change can be represented as copper sulfate प्लस आयरन सल्फेट, यानी कि क्या है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू था, आयरन सल्फेट का ग्रीन था। जब कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट मिलेंगे तो आपको क्या मिला है, फेरस सल्फेट, यानी आयरन को फेरस कहा जाता है, आयरन को Fe फेरस कहा जाता है, फेरस सल्फेट। इसको मैं आपको एक मिनट पेपर पे हम समझते हैं। केमिकल चेंजेस हो रहा है तो हम केमिकल चेंजेस को इस तरीके से समझते हैं। देखो, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CuSO4 प्लस आयरन सल्फेट FeSO4। तो क्या होगा, हमें FeSO4 जो मिलेगा, SO4 कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो SO4 2 टाइम्स हो जाएगा। और कॉपर क्या होगा, देखिए कितनी टाइम से, 2 टाइम से, तो उसकी वजह से इसका कलर किस तरह से हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। यानी कि कलर चेंज हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। बस समझाने की बात इतनी है कि इसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं, और प्लस कॉपर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है, तांबा आप जानते हैं। फेरस का मतलब होता है लोहा, आयरन सल्फेट। ठीक है, वहाँ पर उसने फेरस करके कंफ्यूज कर दिया है, तो आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट एक ही बात है। ठीक है, वी फाउंड that a change has occurred in activities 3, 4, 5 and 6. A new substance is formed in each of them characteristics of a chemical change. The chemical change is irreversible and permanent. एक बार जो चेंज केमिकल में हो गया वो बाद में कभी रिवर्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप जब दूध से दही जमाते हैं तो क्या आप कभी दही से दूध को वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो वो इरिवर्सिबल और परमानेंट होता है केमिकल चेंज। द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। देखो,
आपके मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, वो भी एक केमिकल है। और जैसे ही आप दही बना लेते हैं तो वो क्या लैक्टोबैसिलस हो जाता है। तो इस तरीके से केमिकल में चेंजेस आता है। तो दूध दूध की जगह होता है, मिल्क मिल्क की जगह होता है, और कर्ड कर्ड की जगह होता है। आइदर हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। जब आप कपड़े धोते हैं, मम्मी कपड़े धोती हैं, तो उसके अंदर डिटर्जेंट मिलाती है ना, सर्फ जिसे कहते हैं हम लोग, घड़ी, इस तरीके के सर्फ मिलाती हैं। तो आप उसमें जब पानी में सर्फ डालते हैं तो आपको एक हीट सी लगती होगी, एक पानी हल्का सा आपको गर्म सा लगता होगा। क्यों? कि जैसे ही आप पानी के अंदर डिटर्जेंट मिलाते हैं तो वो हीट को क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो कुछ हीट रिलीज भी होगी और कुछ एब्जॉर्ब भी होगी। टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम, यानी कि जो भी मास है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जब आप मान लो कि आधा लीटर मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो उतना ही कर्ड बनेगा जितना आपका आधा लीटर मिल्क होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट क्लास we will discuss the difference between physical and chemical changes. Till that, take care and stay healthy and stay safe. Bye.